चलिए सभी को जय श्री राम। शुरू करते हैं। ठीक है, अपन ने 8th हाउस तक लिख लिया था ना। अब आज लिखते हैं 9th हाउस। पढ़ा कि नहीं उसको? एक दिन का गैप मिल गया इत्तेफाकन आप लोगों को। हाउस सिग्निफिकेटर आप लोगों ने रीड किए? यस सर। चलिए अच्छी बात है, एक सेकंड। 9th हाउस से शुरू करते हैं ना। व्हाट इज 9th हाउस? 9th हाउस क्या है? भाग्य। लक। 9th हाउस इज भाग्य। लिख लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिग्निफिकेटर्स। इन्हीं के बेस पे पूरा केपी चलना है अपना। ओके। तो 9th हाउस इज योर लक, भाग्य। 9th हाउस इज फादर, पिता। पिता को हम कहां से देखते हैं? नवे घर से देखते हैं। ठीक है। लॉन्ग जर्नी, 9th हाउस। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज 9th हाउस। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। चलिए, 9th हाउस इज लॉन्ग जर्नी, 9th हाउस इज फादर, 9th हाउस इज हायर एजुकेशन। ठीक है। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि विल आई बी अ एस्ट्रोलॉजर, देन यू हैव टू सी 9th हाउस। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अकल्ट साइंस इज 8th हाउस। लेकिन कोई बोलता है कि क्या मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूं कि नहीं, सफल एस्ट्रोलॉजर या अच्छा एस्ट्रोलॉजर या ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो पैसे कमा सके, तो आपको 9th हाउस चेक करना पड़ेगा और 4, 9, 11 चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये यहाँ पे आया इसलिए मैंने बता दिया, लिख लीजिए, आगे आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की या अकल्ट साइंस की बात होगी तो वो 8th हाउस है। ठीक है। चलिए। विजडम इज 9th हाउस। ठीक है। डिवाइन वर्शिप इज 9th हाउस। रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स इज 9th हाउस। रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स, धार्मिक विश्वास होता है ना, वो कहां पे देखा जाता है? 9th हाउस। ऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्सी कहां से देखी जाती है? 9th हाउस से देखी जाती है। राहु कैसा प्लैनेट है? मैंने बताया था, याद होगा आपको। कोई बताएगा? भ्रम क्रिएट करने वाला प्लेनेट है बेसिकली। अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट कहते हैं उसको। हाँ। ठीक है। जो धर्म के विरुद्ध या रीति रिवाजों के विरुद्ध या जो परंपराएं हैं उसके विरुद्ध जो कोई काम करता है, वो वहां पे कौन सा प्लैनेट एक्टिव होता है? राहु। इसीलिए लव मैरिज के लिए किसको कारक माना गया है? राहु को भी कारण माना गया। ये अदर कास्ट में शादी करना भी राहु को माना गया क्योंकि वो अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है। ठीक है। इंट्यूशन इज ऑल्सो 9th हाउस। इंट्यूशन 9th हाउस। टेम्पल, धार्मिक यात्राएं, ये सब 9th हाउस से देखी जाती है। मतलब धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो 9th हाउस से देखी जाती है। ठीक है। इन्वेंशन, डिस्कवरी 9th हाउस से देखी जाती है। गुरु इज ऑल्सो 9th हाउस। टीचिंग इज ऑल्सो 9th हाउस। टीचर, टीचिंग, गुरु, है ना। टीचर, टीचिंग, गुरु, ये क्या है? 9th हाउस है। आपका धर्म क्या है? 9th हाउस है। कम्युनिकेशन विथ स्पिरिट्स, आत्माओं से कम्युनिकेशन, ये भी कहां से देखा जाता है? 9th हाउस। और क्या है? ठीक है। ये कुछ बेसिक वो हैं, क्या है, सिग्निफिकेटर्स हैं 9th हाउस के। ठीक है।
मुख्य रूप से आपको याद रखना, लॉन्ग जर्नी 9th हाउस से देखी जाती है, फादर 9th हाउस से देखा जाता है, हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखा जाता है, कोई भी धार्मिक चीज है 9th हाउस से देखी जाती है। इसके प्रश्न आपके सामने ज्यादा आएंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ कि नहीं, तो मैंने आपको बता दिया, जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ कि नहीं, तो आपको 9th हाउस ही देखना है, उसका कस्पल सब लॉर्ड देखना है, ठीक है। केपी पद्धति में, बाकी दूसरी पद्धतियों में दूसरी चीजें देखी जाती है। चलिए, नेक्स्ट इज 10th हाउस। व्हाट इज 10th हाउस? सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, 10th हाउस क्या है हमारा? कर्म भाव। कर्म भाव है, प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन जो है वो 10th हाउस है। 10th हाउस इज प्रोफेशन। 10th हाउस इज योर स्टेटस। 10th हाउस इज स्टेटस। आपकी पहचान 10th हाउस है। रिकॉग्निशन, पहचान, रिकॉग्निशन, पहचान, आपका स्टेटस 10th हाउस है। प्रमोशन 10th हाउस है। प्रोफेशन एंड प्रमोशन 10th हाउस है। क्या मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, 10th हाउस आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, ब्रेक इन एग्रीमेंट। ब्रेक इन एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ब्रेक इन एग्रीमेंट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 11th हाउस सबसे अच्छा हाउस माना जाता है ना। हम्म। 11th हाउस, हर इवेंट में आप देखते हैं 11 नंबर आता है, 11 नंबर आता है, 2711, 2511, जितना भी आप केपी को अभी बेसिकली जानते हैं। तो आप देखना, एक 11 नंबर ऐसा है जो हर इवेंट में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि वो फुलफिलमेंट होता है, डिजायर फुलफिलमेंट का नंबर है 11 नंबर, इसलिए 11 नंबर को हमेशा लिया जाता है। तो 11 नंबर का नेगेशन 10th को नहीं माना गया है सामान्य तौर पर। 11 नंबर का नेगेशन 10 नंबर को तभी माना जाता है जब वहां पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम डाइवोर्स का केस देखेंगे तो हमें 10th हाउस चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज अ लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में एक साथ जीवन भर रहने का एक लीगल एग्रीमेंट होता है, अंडरस्टैंड। तो 11th हाउस का नेगेशन हम 10th हाउस के रूप में तभी देखते हैं जब दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, जैसे मैरिज। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, है ना, क्योंकि जब भी आपके पास कोई डाइवोर्स वाली कुंडली आएगी या आप डाइवोर्स का एनालिसिस करेंगे, या कोई पूछेगा मेरा डाइवोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आपको 10th हाउस का कस्पल सबलॉट चेक करना पड़ेगा आगे जाके, है ना। तो उसका नंबर जो होता है वो 6 नंबर होता है और 10 नंबर होता है। 6 नंबर याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, 7 का नेगेशन है, 7 आपका लाइफ पार्टनर है, और 6 जो है उसका नेगेशन है, इसलिए सेपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर इज 6 नंबर, एंड ब्रेक इन एग्रीमेंट इज 10th हाउस। इसीलिए किसी का डाइवोर्स देखना है तो हमें दो नंबर देखना आवश्यक हो जाता है, एक 6 नंबर और एक 10 नंबर, जिसमें प्रभावी नंबर जो होता है वो 10 नंबर होता है, क्योंकि ये लीगल ब्रेकेज को बताता है, ठीक है। तो समझ में आया, ब्रेक इन एग्रीमेंट 10th हाउस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नेक्स्ट, आपका ऑनर, आपकी डिग्निटी, आपका ऑनर, आपकी डिग्निटी, आपका पब्लिक स्टीम, पब्लिक एस्टीम, आपका ऑनर, आपकी डिग्निटी, आपका पब्लिक स्टीम, नेम एंड फेम, पावर एंड प्रेस्टीज, नेम एंड फेम, पावर एंड प्रेस्टीज। पॉलिटिक्स देखेंगे तो 10th हाउस आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर, पब्लिक एस्टीम है, नेम एंड फेम है, पावर एंड प्रेस्टीज है, ठीक है। क्रेडिट एंड कंडक्ट, क्रेडिट एंड कंडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ सर? बताइए, कौन बताएगा भाई? बोलते हैं ना, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वही क्रेडिट है।
कंडक्ट मतलब आपका आचरण, किस स्टेटस के हैं आप। रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, ठीक है। ये देखिए, डिग्निटी, स्टेटस, रेपुटेशन, ये सब एक ही शब्द हैं, सब एक उसके क्या है, पर्यायवाची हैं, ठीक है। रेपुटेशन हो गया, स्टेटस हो गया, डिग्निटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ये सारी चीजें एक ही शब्द है ना, घूम फिर के आएंगे आपके सामने। मान सम्मान का घर है मतलब। हाँ, अथॉरिटी का घर है। अथॉरिटी, अथॉरिटी से, यदि मान लीजिए आप कहीं जॉब में हैं और 10 नंबर आ रहा है, तो आपकी अथॉरिटी अच्छी ही होगी वहां पर, स्टेटस भी आपको मिलेगा, नेम फेम भी आपको मिलेगा। वरना जॉब के लिए तो 6 नंबर ही चाहिए हमें, लेकिन 6 के साथ 10 आ रहा है, मतलब आपको नेम फेम मिलेगा, आपको स्टेटस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जब जॉब का केस देखते हैं तो 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एम्बिशन एंड अथॉरिटी इज 10th हाउस। अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑनर फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से सम्मान। ऑनर फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से सम्मान, देखिए ये भी क्या है, स्टेटस हो गया ना। हम्म। तो समझ रहे हैं, ये स्टेटस का घर है। एक कॉमन सी एक भूमिका बना ले 10th हाउस को लेकर, ये मान सम्मान का घर है, ये स्टेटस का घर है। तो जो भी चीजें स्टेटस से रिलेटेड होंगी या मान सम्मान से रिलेटेड होंगी, वो कहीं ना कहीं 10th हाउस में आएंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, 11th हाउस। अब भी बताया है, डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस माना जाता है इसको। 11th हाउस इज डिजायर फुलफिलमेंट, ठीक है, डिजायर फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस कहलाता है ये। गेन का हाउस है, गेन, गेन मतलब प्राप्ति। लीगल मनी, ध्यान रखिए, लीगल मनी का हाउस कौन सा है, 10th हाउस। आपकी वेल्थ क्या है, 2nd हाउस। कहीं से आप लीगल तौर पे पैसा कमा रहे हैं तो वो 11th हाउस है, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड मित्रता, विक्ट्री, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएट्स, एडवाइजर्स, सपोर्टर्स। सपोर्टर्स कहां से देखे जाते हैं, 11th हाउस से, ओके। सपोर्टर्स 11th हाउस। इलेक्शन, इलेक्शन, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर। बड़े भाई बहन का घर कौन सा होता है, 11th हाउस। छोटे भाई बहन का घर कौन सा होता है, थर्ड। 3rd हाउस, वेरी गुड। 11th हाउस केवल एक ही जगह बुरा है, जब ये बाधका बन जाता है, लिख लीजिए, बाधक। 11th हाउस इज ऑल्सो बाधक। अभी अपन पढ़ेंगे लॉन्जिविटी में मारक क्या होते हैं और बाधक क्या होते हैं, ठीक है। मारक, मैंने बताया था ना, 2 और 7 होता है, हम्म। ठीक है। और बाधक जो होता है वो 7 होता है, 9 होता है और 11 होता है, ठीक है। तो 11 नंबर केवल एक ही जगह खराब है, जब वो बाधका बन जाता है किसी का, ठीक है। वरना आपकी कुंडली में 11 नंबर के सिग्निफिकेटर ज्यादा हैं या आपके 11 नंबर बहुत आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए, आप जिस चीज की भी डिजायर करेंगे या जिस चीज की भी इच्छा करेंगे, नो डाउट वो पूरी होगी ही होगी। तो फिर बाधक कैसे हुआ सर? है, जब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर कर रहा है तो फिर बाधक कैसे हुआ? ज्यादा शक्कर खाने लगो। जो मुंह मीठा कर रहा है वही प्राण ले लेगा, ठीक है। हम्म। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज इजी है या जो जिस चीज की अधिकता हो, वही हानिकारक है ना। खैर, हालांकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट अलग है। कृष्णमूर्ति जी ने 3 घरों को बाधक माना है, ठीक है, 7th हाउस, 9th हाउस एंड 11, ठीक है। अब 9th हाउस तो क्या है, भाग्य है ना आपका, हम्म। ठीक है। चलिए, ये कृष्णमूर्ति जी का कॉन्सेप्ट है। हम्म
विल देयर बी, ठीक है, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिख लीजिए जो 9th हाउस से देखे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस लिख लीजिए जो 9th हाउस से देखे जाते हैं। विच जेम, जेम मतलब वो है ना, रत्न, विल सूट मी, कौन सा रत्न मुझे सूट करेगा, 11th हाउस से देखना है। विच टाइम इज गुड, विच टाइम इज गुड मतलब किसी काम को करने जा रहे हैं और आपको देखना है कि कौन सा समय अच्छा है। विल देयर बी एनी रेट इन माई हाउस, वो छापा पड़ता है ना, छापा समझते हैं ना। यस सर। इसने प्रश्न किया क्या मेरे यहाँ घर पर छापा पड़ सकता है, तो यू हैव टू चेक 11th हाउस कस्पल सबलॉट विद होरारी नंबर। चलिए, यहाँ आपका जीवन चक्र समाप्त होता है 12th हाउस। ठीक है, पहले घर से शुरू होता है आपके जीवन का चक्र और 12वें घर पर आकर एंड हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज 12th हाउस? 12th हाउस इज, मोक्ष स्थान। हाँ, मोक्ष स्थान। व्यय का घर कहा गया है, एक्सपेंसेस का घर है, व्यय, एक्सपेंसेस, लॉस। ठीक है, व्यय का घर है मतलब एक्सपेंसेस का घर है, लॉसेस का घर है, हिडन एक्टिविटीज का घर है, हिडन एक्टिविटीज। देखिए, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, 12th हाउस ऐसा हाउस है या ऐसी जगहों को सिग्निफाई करता है जो आपके लिए अननोन है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जहां आप ना रहते हैं ना आपने वहां के एटमॉस्फेयर को देखा है। जैसे जेल है ना, जेल शब्द से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन जेल की लाइफ हमारे लिए अननोन होती है। तो कोई भी एक ऐसा अननोन प्लेस जिसको हम नहीं जानते हैं या जिससे हम कट हैं, वो सारे प्लेसेस या वैसी सारी जगहें जो होती हैं वो 12th हाउस में कवर होती हैं। अंडरस्टैंड? जैसे विदेश को किस में रखा गया है? 12th हाउस, है ना। एक अनदेखी सी दुनिया, एक अनदेखी सी जगह जो हम नहीं जानते, जिसको हमने देखा नहीं है, दैट इज 12th हाउस। ठीक है, तो हिडन एक्टिविटीज लिख लिया आपने, लॉसेस लिख लिया, एक्सपेंसेस लिख लिया। स्मगलिंग इज 12th हाउस, स्मगलिंग। इन्वेस्टिगेशन 12th हाउस। ये इंग्लिश में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये, इसको ऐसे ही याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सीक्रेट एनिमी, आपके गुप्त शत्रु कहां से देखे जाते हैं? 12th हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया ना, न्यू एनवायरमेंट। न्यू एनवायरमेंट, जैसे मैंने अभी जो जेल का एग्जांपल दिया, ये भी न्यू एनवायरमेंट कहलाएगा। आप एक ऐसे माहौल में चले जाएं जिससे आप कभी चित परिचित नहीं है, दैट इज द 12th हाउस। इसके लिए कॉमन वर्ड यूज करेंगे हम, न्यू एनवायरमेंट। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जनरली हम लोग एनिमी को सिक्स हाउस से देखते हैं, हाँ हाँ। क्या वो उसमें हिडन एनिमीज इंक्लूड नहीं होता? नहीं, अपन ने लिखा है ना, देखो आप, लिखाया था मैंने और उस समय भी बताया था मैंने आपको। तो सिक्स और 12 दोनों में देखेंगे या कैसे नहीं, देखेंगे हिडन? मैंने क्या लिखाया था पहले ये देखो आप। सिग्निफिकेटर ऐसे चेक किए जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बोला सीक्रेट एनिमी, और आपके दिमाग में आ गया कि कोई एनिमी मैंने पढ़ा है, उसी समय आपको ये पन्ने पलटाना और चेक करना है, और उसी दिन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि दोनों एनिमी कहाँ से देखना। समझ में आ रही उसमें मेरी बात? ये मैंने लिखाया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने डिस्कस भी किया था ये चीज को वहां पे, इसलिए आप देख के ओपन बताएंगे। ओपन एनिमी तो 7th हाउस बता रखा है। हाँ, ओपन मतलब जो सामने है आपके, सीक्रेट मतलब छुपा हुआ है जो पीछे से वार करेगा। ठीक है, ये दो एनिमी हैं जिसको आपको 7th हाउस और कहां से देखना है? 12th हाउस से। ठीक है, हिडन भी क्या है? छुपा ही हुआ है, हिडन ही तो सीक्रेट है। सिक्स्थ हाउस इज एनिमिटी। हाँ, एनिमिटी शत्रुता है, रोग ऋण रिपु। रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु। ओपन शत्रु 7th हाउस, सीक्रेट शत्रु 12th हाउस। और रोग ऋण रिपु, रिपु मतलब शत्रु। और एक्चुअल में रिपु जो है वो कई प्रकार की होती है। क्या होती है? काम,
क्रोध, मद, मोह, माया, दे ऑल आर रिपूज। ये आपके शत्रु हैं, ठीक है। यदि वहां पर मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो इन चीजों से आप आसानी से जुड़ जाएंगे। यदि वहां पर बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप इन चीजों से आसानी से दूरी बना लेंगे, या इन चीजों को आप नियंत्रित कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शराब पीना एक बुरी चीज है, तो ये चीज तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हुए पीते हैं, कुछ लोग जान के भी नहीं पीते। तो यही मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट आपको कंट्रोल करते हैं कि यार नहीं नहीं यार, ये खराब एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए हमको। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रोग, ऋण, रिपु। रिपु क्या है? शत्रु तो है, लेकिन कौन से शत्रु हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, माया, घमंड, दे ऑल आर रिपुज। ठीक है। यही रिपु कहां से देखे जाते हैं? 6th हाउस से देखे जाते हैं। चलिए, कहां थे अपन? हाँ, जेल लिख लिया आपने। मेडिटेशन, फॉरेन, पीएचडी। ठीक है। कोई बोलेगा मैं पीएचडी कर पाऊंगा कि नहीं, तो 12th हाउस आना बहुत जरूरी है। ठीक है। मेडिटेशन, फॉरेन, पीएचडी। परचेस कहां से देखेंगे? सेल एंड परचेस बताया था मैंने, याद होगा आपको? देखते हैं थर्ड हाउस से हाँ फोर्थ जी। हाउस परचेस। परचेज देखेंगे ट्वेल्थ हाउस। हाँ, 4th हाउस क्या होता है? परचेस होता है। 12th हाउस को इनडायरेक्ट परचेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस, है ना, इसलिए सो 4 और इनडायरेक्ट 12 परचेस। कनेक्टेड। हाँ, इनडायरेक्ट परचेस भी क्या है? 12th हाउस है। इन्वेस्टमेंट भी क्या है? 12th हाउस है। डोनेशन इज ऑल्सो 12th हाउस। आप कुछ चीज डोनेट कर रहे हैं तो 12th हाउस है ना। ये क्या है? हाँ, इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स। इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स इज 12th हाउस। हीन भावना कहते हैं ना, इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। फ्रॉड, फ्रॉड इज 12th हाउस। कॉन्स्पिरेसी एंड कनिंगनेस इज 12th हाउस। कॉन्स्पिरेसी एंड कनिंगनेस इज 12th हाउस। हॉस्पिटल इज 12th हाउस। हॉस्पिटल भी क्या होता है? एक न्यू एनवायरनमेंट होता है, एक अननोन प्लेस होता है। ठीक है। क्योंकि हर कोई नहीं जाता वहां पे, या तो हम किसी से मिलने जाते हैं या हम खुद ही एडमिट होने जाते हैं। ऐसे कोई नहीं जाता, इसीलिए उसको न्यू एनवायरनमेंट या अननोन प्लेस कहा जाता है। सॉर्ट ऑफ असाइलम हो गया मतलब। हाँ जी। सॉर्ट ऑफ असाइलम हो गया मतलब। हाँ, योर हिडन साइड ऑफ लाइफ। हिडन साइड ऑफ लाइफ। साउंड स्लीप समझते हैं आप? हम्म। क्या होता है इसका मीनिंग? अच्छी नींद एकदम गहरी नींद। और हम्म, साउंड स्लीप और नॉट। ठीक है। ये कहां से देखा जाता है? 12th हाउस से। ड्रीम्स भी देखते हैं सर यहाँ। क्या चीज? ड्रीम्स, सपने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरे को ड्रिंक्स सुनाई थी। कंफर्ट ऑफ बेड, है ना, सैया सुख कहते हैं इसको ना, कंफर्ट ऑफ बेड। कंफर्ट ऑफ बेड। इसीलिए जब कुछ इस टाइप की कुंडलियां देखते हैं ना, 5 8 12 आ जाता है। क्या आ जाता है? 5 8 12। इट मीन्स जो सामने वाला व्यक्ति है किसी के साथ अफेयर में भी है, सेक्सुअल रिलेशन भी है, प्लस बेड रिलेशन भी है। ये 3 नंबर जब आ जाते हैं तो उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा ना, कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं अपने सामने, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। ये सब एक्स्ट्रा वाले मतलब। हाँ, कोई आया ना बोला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो यदि ये हम्म। नंबर आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ तक पहुंच गया आप बता सकते हैं? 12th हाउस आ गया मतलब बेड तक आ गया। ठीक है। या कोई ऐसा व्यक्ति आया है, शादी के लिए आया, तो भाई इसका आने वाला समय जो है वो ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। तो इन नंबरों को ऐसे भी कोरिलेट किया जाता है, इसलिए अपने दिमाग में ध्यान रखें। और लीगल लीगल कंफर्ट ऑफ बेड। एनी काइंड ऑफ कंफर्ट ऑफ बेड, यहाँ अच्छा। कोई लीगल इलीगल नहीं है ना। सर वो इसके तो अंदर। हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग बताना है ना। देखो, जो काम नियम से किया जाए वो सही है, हम्म, जो हम्म, नियम विरुद्ध किया जाए वो गलत है। काम तो वही रहता है।
ओके। बताइए क्या बोल। सर ये 12th हाउस से जो है कसपल देखा जाएगा। क्या चीज। 12th हाउस का हाँ कसपल जो हाँ, है वो कसपल सब लॉर्ड। लौट देखा जाता है। देखिए हाँ, कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमको उस प्रश्न का घर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रश्न आया कि क्या मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूं कि नहीं। तो ये सिग्निफिकेटर सबसे पहले आपके दिमाग में आएंगे, यार एस्ट्रोलॉजर कहाँ से देखा जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान आएगा नाइन्थ हाउस। देन सेकंड स्टेप होगा आपका नाइन्थ हाउस कस्पल सबलॉट। फिर उसके बाद क्या क्या होगा मैं सब लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, कंफर्ट ऑफ बेड। लाइफ इन फॉरेन। लाइफ इन फॉरेन, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग, हाँ ब्लैकमेलिंग। और लाइफ इन फॉरेन या फॉरेन, ये सब चीजें कहाँ पे आती हैं, ट्वेल्थ हाउस में आती हैं। फॉरेन सेटलमेंट मतलब। हाँ फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन सेटलमेंट के लिए हालांकि काफी चीजें देखी जाती है, लेकिन ये चीज मुख्य है। चलिए, तो ये 12 घरों के सिग्निफिकेटर आपने लिख लिए, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि यही बेस है। अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आएगा, प्रश्न के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रश्न किया गया है किस हाउस से रिलेटेड है। देन उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति स्टार्ट होगी। कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे पहली खोज ये होती है कि जो प्रश्न किया गया है वो किस हाउस से रिलेटेड है। देन उसके बाद पूरी राम कहानी शुरू होती है। हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्या नंबर आएंगे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, दैट ऑल सारी चीजें क्या होती हैं उसके बाद ही स्टार्ट होती हैं। इसीलिए ये सिग्निफिकेटर को आप बार बार रीड करें, याद करने की कोशिश ना करें, याद तो होगा ही नहीं। ठीक है, रीड करने की कोशिश करें। और रीड कैसे करें, जैसे ही कोई चीज आपको डुअल दिखे, डुअलिटी दिखे, पन्ना पलटा के जरूर देखिए। मैंने इस चीज को यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ जैसे मैंने प्लैनेट की बात करी थी, इंटरनेट का प्लैनेट कौन होता है, काउ। थर्ड। थर्ड हाउस, है ना। इंटरनेट के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं, थर्ड हाउस। ठीक है, इंटरनेट के हम देखते हैं थर्ड हाउस। याद है कि नहीं किसी को। हाँ सर, आपने बताया था। हाँ कम्युनिकेशन एनी हाँ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। हाँ 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 हाँ। ठीक है, और प्लैनेट कौन सा देखते हैं, राउ। मर्क्यूरी। 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 अंडरस्टैंड। कभी भी आपको सिग्निफिकेटर यदि कॉमन से दिखे तो उनको अपनी कॉपी में जरूर देखिए। ठीक है, अभी तक मैंने लिखने पे जोर नहीं दिया, लेकिन मैंने सिग्निफिकेटर के स्टार्टिंग में ही कह दिया था ये चीजें आपको बहुत अच्छे से लिखनी है, बार बार रीड करनी। हालांकि जो नए लोग हैं वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनको तो शुरुआत है, उनको यही मालूम है ए से एप्पल ही होता है, ए से एरोप्लेन होता है कि नहीं होता उनको नहीं मालूम। ठीक है, तो ये चीज लेकिन आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, हाउस सिग्निफिकेटर हो गया, प्लैनेट सिग्निफिकेटर हो गया। ठीक है, अब आता है कृष्णमूर्ति पद्धति की मेथडोलॉजी क्या है, या वो किस बेस पर काम करता है। ठीक है, तो आज मैं उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर आपको उसके स्टेप्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए, यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं है ना। नो सर। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, मैंने भी इसको बार बार पढ़ा है तब जाके मेरे दिमाग में सेट हुआ है। रिपीटेशन जो होता है ना, बहुत गजब की चीज है। जितनी बार रिपीट करेंगे ब्रेन को मजबूरी में उसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचता है यार ये बार बार आ रहा है, इसको स्टोर करके रख लो, नहीं तो ये आदमी परेशान करेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब हम आते हैं थ्योरी मैथमेटिकल पार्ट पे। पेन कहाँ गया। चलिए, हमें जो पूरा पढ़ना है सिस्टम, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है वो चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए केपी जो पूरा है वो किस पे बेस्ड है, नक्षत्र। ठीक है, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो नक्षत्र बेस्ड हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो भी नक्षत्र बेस है। क्लियर है। चलिए, एक सेकंड।
कितने नक्षत्र होते हैं भाई? 27। 27। याद है किसी को? हाँ सर। हाँ जी सर। ठीक है। और मैंने किस ऑर्डर में याद करने के लिए बताया था, ये किसी को याद है? विंशति दशा केतु से लेके वेरी आपका। गुड, वेरी गुड। हाँ, मतलब जो नक्षत्र का लॉर्ड है ना, हम्म, उसके क्रम में ज्यादा याद करें तो बेटर है। जैसे अश्विनी, मघा, मूला, ये मैंने हम्म, बताया था। केतु। किसके नक्षत्र हैं ये? केतु। केतु के केतु बताए थे, है ना। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व साड़ा, शुक्र के हैं। ये शुक्र। धीरे धीरे एक्चुअल में हैबिट में जैसे जैसे करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। कुछ कुछ बेसिक है जो आपका नक्षत्र है, कुंडली में देख लीजिए आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसका लॉर्ड याद कर लीजिए। ऐसे करके आप पढ़ते जाएंगे ना तो याद होता जाएगा। ठीक है, चलिए। ये जो थ्योरी है वो कैसे वर्क करती मैं बता रहा हूँ। राशि या ज़ोडिएक, इसको कितने डिग्री का माना गया है? 360। प्लीज, है ना। एक कॉन्सेप्ट है दुनिया गोल है ना, तो हर गोल चीज कितने डिग्री की होती है? 360, है ना। 360। कुल राशि कितनी होती है? 12। 12। कुल राशियों की संख्या 12 है ना। तो यदि मैं पता करना चाहूं कि एक आर मतलब राशि कितने डिग्री की है, तो 30 मैं क्या डिग्री। करूंगा, 360 को 12 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड। तो हमको पता चला कि एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कुल राशि देखी, उसे हमें पता है कुल नक्षत्र, एन के मतलब नक्षत्र कितने होते हैं? 27। 27। हमें पता करना था कि एक राशि कितने डिग्री की होती है, तो हमने 360 को कितने से डिवाइड कर दिया था? 12 से। 12 से। अब 12 हमें से। पता करना है कि एक नक्षत्र कितने हम्म, डिग्री का होता है, तो यही 13 डिग्री। 2060 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 27। 27। 27। 27। तो हमें ये पता चल जाएगा जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 13 13 डिग्री डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट मिनट। का होता है ना। ये याद हम्म, रखिएगा कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हमने पाया है कि जब 360 डिग्री को 27 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। 20 मिनट का। ये चीज क्लियर हो गई? जी। एक सर सेकंड। एक मिनट। हाँ पूछिए। ये सर जैसे 1D लिखा है इक्वल टू 60 मिनट, ये सर क्या? 1D इज इक्वल टू 60 हाँ हाँ, मिनट। ये ये जो मिनट। डिग्री है ना 360 डिग्री, हाँ जी हाँ जी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, याद हाँ है जी आपको? हाँ हाँ जी वही हाँ जी। कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि ठीक है। जो राशियों का अंश होता है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में बटा होता है। ठीक है, किसी राशि को व्यक्त करने का तरीका होता है डिग्री, मिनट, सेकंड। ठीक है, जैसे ये लिखा है ना 13 डिग्री 20 मिनट, अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो किसी भी राशि की जब हम डिग्री लिखते हैं तो उसको 3 यूनिट में लिखते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। ठीक है, ये इसीलिए बता दिए क्योंकि जब आगे सबलॉट पढ़ेंगे ना तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए, ये हो गया, नक्षत्र हो गया आपका। अब आपको ये पता चल गया कि जो एक राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब देखिए, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। 2 हाँ, कितने नक्षत्र हैं? 100। नक्षत्र 2.25। कैसे पता चलेगा? टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27। 27। 27। टोटल कितनी राशियां हैं? 12। 12। 12। जब हम 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 टू पॉइंट। 1/4। इसको कहते हैं सवा 2 दो नक्षत्र। अंडरस्टैंड? यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा एक राशि इज इक्वल टू 2.25, ये 2.25 लिखा है। एक नक्षत्र, एक नक्षत्र, 1/4 नक्षत्र, हो गया ना 2.25? जी सर। क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई सवाल नहीं ना? ये मतलब लिखा नहीं दो है। सर। दो हाँ बोलिए। नक्षत्र तो पूरे हो गए और थर्ड नक्षत्र का 1/4 हो गया। हाँ 1/4 हो गया, वेरी गुड। अब भी आपने पढ़ा
कि एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। मिनट का। तो ये जो है ना 13 डिग्री 20 मिनट हो गया, प्लस 13 डिग्री 20 मिनट हो गया, प्लस 13 डिग्री 20 मिनट का, डिग्री को ऐसे लिखते हैं, मिनट को ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 4, 3 डिग्री 20 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 3 डिग्री 20 मिनट। देखिए एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है ना। यस देखिए 13 दूनी 26, 26 और 3 29 डिग्री हो गई, 20 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री, 40 और 20 60 डिग्री, 60 डिग्री। 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट 1 डिग्री। मिनट है ना, ये मिनट है। हाँ, तो ये 20 मिनट, 20 40 मिनट और 20 60 मिनट, तो ये 60 मिनट 1 डिग्री बन गई। जी और ये 29 है ना, 13 दूनी 26 27 28 29 डिग्री और 1 डिग्री, टोटल कितनी हो गई 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो हमें ये पता चला कि राशियों को 2.25 नक्षत्र में बांटा गया है। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, दूसरा भी 13 डिग्री 20 मिनट का, और जो एक बचा है वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री 20 मिनट। ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण। चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अभी देखिए एक राशि बराबर क्या होता है, 2 नक्षत्र। 2 नक्षत्र। ये अब भी पढ़ा आपने ये। जी तो ये एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, 4। ये कितना हो जाएगा 4, 4 हाँ और ये 4 का एक। 1/4 मतलब कितना, 1 1। 9 तो 9 कितने चरण। चरण निकले, 9 चरण। 9 तो चरण। हमें ये पता चला कि एक राशि बराबर 9 9 चरण। 9 चरण। ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट जी कृष्णमूर्ति की याद होना चाहिए आपको, केपी पद्धति की यूनिट्स हैं, है ना। ये टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ रहना चाहिए कि एक नक्षत्र बराबर कितने चरण, तो 9 चरण। एक नक्षत्र में कितने, सॉरी एक राशि में कितने नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र। एक राशि में कितने चरण, 9 चरण। 9 चरण। एक नक्षत्र में कितने चरण, 4 चरण। 4। ये सिस्टम आपको समझ में आ गया, जी यहां तक कोई डाउट। यस। एक चरण कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री 20 3 मिनट। डिग्री 20 3 मिनट। डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट को मिनट। ऐसे डैश से लिखते हैं, डिग्री को 0 से लिखते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना आपके, जी सर। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, पूरे जोडियाक को 360 डिग्री के कॉन्सेप्ट में बांटा गया है। हमने देखा टोटल 12 राशियां होती हैं, ठीक है, कुल 12 राशियां होती हैं। हमने ये देखा कि जब 360 को 12 से डिवाइड कर दो तो हमको पता चलता है कि एक राशि का जो स्पैन है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें पता है कि जैसे 12 राशियां होती हैं वैसे 27 नक्षत्र होते हैं। इस नक्षत्र में हमने डिग्री को जांचना चाहा तो हमने देखा कि एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़े कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने क्या बोला कि एक राशि में, सॉरी एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, 4। तो उन्होंने कहा एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, तो टोटल चरण कितने हो गए, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक राशि में 9 चरण होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना। तो ये सारी यूनिट से आप वाकिफ हो गए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है ना, नो ठीक सर। है। हाँ, देखिए ये प्लेसिडस सिस्टम या साउथ इंडियन स्टाइल देखा है ना आपने। इसमें ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होता है, राशिस। वेरी गुड, ये राशि है ना। तो अभी हमने जाना कि ये जो राशि है वो कितने डिग्री की है, 30 डिग्री। 30 ये हमें डिग्री। पता चल गया, पता चला। ये जो यस ब्लॉक देख रहे हाँ हैं आप, सर।
ये जो ब्लॉक देख रहे हैं इसको मैंने यहाँ बना दिया है ना समझाने के लिए, समझ में आ गई। मेष राशि, देखिए ये जो हमें एक सिंगल राशि दिख रही थी उसमें हमने कई चीजें जान ली। क्या जान ली? कि ये जो एक राशि का डिब्बा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। ये 30 फिक्स डिग्री। है ना, ये फिक्स है, 30 डिग्री का है। अब हमने ये जाना कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? सवा सवा दो। दो। सवा सवा दो। दो। सवा दो नक्षत्र। एक नक्षत्र, एक तेरह। नक्षत्र और ये 1/4 नक्षत्र। 4। ठीक है, हमने देखा कि इसमें कितने चार चरण है, इसमें चार है और इसमें 4। कितना, एक। एक, एक। सॉरी। इसमें टोटल 9। चार चरण, इसमें चार चरण और इसमें एक चरण। तो हमने ये भी जान लिया कि ये जो एक डिब्बा है वो कितने चरणों में बटा हुआ है? 9। 9। 9 चरणों में भी बटा है एज वेल एज। ठीक है, यहां तक समझ गए ना? इस हाँ डिब्बे सर। के अंदर क्या क्या छुपा है हाँ। आप समझ गए? ठीक है, ये इसका जो टोटल बॉक्स आपको दिख रहा है, हाँ इसका टोटल स्पैन 30 डिग्री का है। हाँ फिक्स है। और इसमें सवा दो नक्षत्र हैं सवा दो और टोटल नक्षत्र, 9 चरण है। हाँ टोटल 9 चरण। ठीक। मतलब यदि हम इस राशि को 9 बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और ये राशि है, हाउस नहीं है। ये राशि है, हाउस नहीं है, हाँ। ठीक। साउथ इंडियन सिस्टम है। जैसे ये मैंने पहले नंबर उठाया है, ये पहला नंबर बॉक्स, तो ये कौन सी राशि हो गई? मेष मेष राशि। राशि। दूसरे नंबर का बॉक्स वृषभ, तीसरे नंबर का बॉक्स मिथुन। जयमन। ये ऑर्डर रहता है ना क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा। तो हमें ठीक। ये पता चल गया कि ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है उसमें कितने नक्षत्र दिख रहे हैं हमें? सवा दो। ठीक है, और इनके चार चार आठ, पूरे 9 चरण। ये 9 चरण 9। है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और 9। ठीक है, ये तो क्लॉकवाइज चलता है। हाँ, इसमें मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है ना। तो एक राशियां कितने भागों में बटी हुई हैं? 9 चरण। 9 भागों में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भागों में बांटा जा सकता है इसको, 9 चरणों के माध्यम से। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक और क्या बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति का एडवांस हर चीज आपकी समझ में आएगी, है ना। चलिए मैं आपको, हालांकि सोचा था बाद में बताऊंगा लेकिन आप समझते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यही आधार है। किसका आधार है? पूरे कैलकुलेशंस का। अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, कल को एडवांस पढ़ेंगे तो भी यही टेबल काम आएगी। चलिए इस टेबल को आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। तत्व, राशि। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, मतलब एडवांस पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको ये सब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसी टेबल के बेस पे सारी चीजें निकाल लेंगे। फर्स्ट क्या लिखा सर? तत्व, एलिमेंट्स। अग्नि तत्व। तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, पढ़ा था, याद है? हाँ जी। हाँ सर। वही वही। नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड पढ़ते हैं ना, टेबल बनी रहती, फलाने प्लेनेट का फलाना नक्षत्र लॉर्ड है। लास्ट में नक्षत्र स्वामी। स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड, NL। स्टार लॉर्ड, इसको स्टार लॉर्ड कहते हैं या नक्षत्र लॉर्ड कहते हैं ना, एक ही बात है। 1 2 3, लाइन सीधी नहीं खींच रही। चलिए देखिए, एक स्क्रीन में आ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश कर। तत्व मैंने बताए थे कौन सा होता है? अग्नि, अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी, वायु, वायु, जल। जल, है ना। ऑर्डर है ये, है ना। देखिए, राशियों के नंबर लिख रहा हूं। मेष राशि, वृषभ राशि, 3 4। फिर जमीन। हाँ, फिर रिपीट होगा यहाँ से कर्क 5 राशि। 6 6 7 7 8 8, है ना। 9 9 10 11 12। 10
11 12। तो जल तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? 4 4 8 8 12 12। 4 8 वायु 12। तत्व की राशियां 3 7 3 11। 7 11 पृथ्वी तत्व की 2 6 2 6 10 10। और अग्नि की 1 5 9। इनको ट्राइन भी कहा जाता है। राइट सर। 1 5 9 is trine, 2 6 10 is trine, 3 7 11 is trine, 4 8 12 is trine। ठीक है, मतलब ये क्रम फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, अभी आपने पढ़ा, ये मेष राशि की बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेष राशि। अभी पढ़ा कि एक राशि में कितने मैक्सिमम चरण हो सकते हैं, बताइए। 9 9। 9। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है सही है कि 4 गलत है? 4 1 एकदम राइट है सर। 4 है ना, 4 1। मैक्सिमम एक नक्षत्र में कितने चरण हो सकते हैं? 4। राइट सर। फिर दूसरे नक्षत्र में कितने चरण हो सकते हैं? 4। 4। अब यहां पर हम पूरा 4 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमारी बाध्यता है, हमने अभी सीखा है कि एक राशि में टोटल 9 चरण होते हैं। अंडरस्टैंड? राइट जी। सर। अब देखिए, किसी नक्षत्र में एक चरण तो होता नहीं, किसी नक्षत्र में टोटल कितने चरण होते हैं? 9। 4। ये अश्विनी अच्छा। है, सॉरी, ये भरणी है, ये कृतिका है। कृतिका। तो यस। कृतिका का यदि एक चरण हमने लिख दिया तो अभी कितने चरण बाकी हैं इसके? 3 3 3। चरण जो कि। अंडरस्टैंड? राइट यस सर। सर। अब यदि हमने यहाँ 4 लिख दिया तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7। 2 अभी इस राशि को कितने तो चाहिए? 2। 2। 2 2 अच्छे। 4। अंडरस्टैंड? यस सर। इसके 2 यहाँ लिख दिए तो इसके 2 यहाँ बचे होंगे। 2 यहाँ आ हाँ गए। सर। इसके 4, 4 और 2 4 6। 3 अब यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा? 3। 3 3 यहाँ पे 1 4 4 4 4। 4। ये समझ में आएगा सिस्टम? हाँ यस। सर। हाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं? हाँ जी सर, नो हाँ सर। जी। चलिए, हेलो। एक चरण बराबर होता है 3 डिग्री 20 20 मिनट्स। मिनट्स। ठीक है, 4 चरण बराबर कितना होता है? 13 डिग्री 13 20 4 13 13 डिग्री 20। 20 मिनट। ये अब भी पढ़ाया मैंने आपको ना। एक 4 चरण मतलब होता है एक नक्षत्र, याद आया? जी। 4 चरण मतलब होता है ना एक नक्षत्र, और एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 13 डिग्री 20 डिग्री मिनट। 20 13 मिनट। डिग्री 20 मिनट। अंडरस्टैंड? ये इसको यस। ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, चलिए, अब देखिए सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये नहीं आया मुझे समझ। क्या। जैसे कि आपने लिखा ना 3 4 2 और ये 2 मैंने ये 4 बताया, 3। देखो शुरू से बता देता हूं। हमें पता है कि हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो हाँ जी, मेष राशि या किसी भी राशि में टोटल 9 चरण आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, और एक बाध्यता और है, एक नक्षत्र में 4 चरण ही होते हैं। तो यदि हमने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, ये 2 नक्षत्र कंप्लीट हो गए। कहाँ पर? है कहाँ पर? नहीं समझ। क्या चीज? बताना सर, जरा रिपीट करना एक बार, जरा मैं ये पता कह नहीं रहा चला। हूं कि किसी भी राशि में हमें पता है 9 चरण आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ 9 कंप्लीट करना है, तो मैक्सिमम कितने चरण लिख सकते हैं हम एक साथ? 4। हाँ जी। क्योंकि पता है ना, एक ठीक। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, है ना। तो हाँ ये जी। 4 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, 4 और 4 8 हो गए, और ये एक 9 हो गया। 9 के ठीक आगे है। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। नहीं लिख लेकिन एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हमने केवल एक ही चरण लिखा है, तो इसके अभी कितने चरण बाकी हैं? 3। हाँ जी। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगली राशि में। अगली राशि कौन सी है? वृषभ राशि। सर अब ये जैसे सिंह राशि आएगी इसके नेक्स्ट, तो हाँ वापस से 4 4 1 ही आएगा। हाँ, वापस से 4 4 1 आएगा, ओके। इसीलिए मैंने इकट्ठा लिखा दिया ना। हम्म। ये चीज समझ में आ गई ना आपको? देखिए, 3 यहाँ आया, 3। हाँ यहाँ पर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आए, हाँ, ये 9, हमें 9 की गिनती पूरी करनी है। 3 तो इसके कारण आया, एक यहाँ आ गया, तो इसके 3 बचे तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद हम मैक्सिमम लिखेंगे 4, तो 4 और 3 7 हो गए। अब हमारे पास 2 बचे हैं, तो ये 2 लिख दिया, क्योंकि हमें 9 पूरा करना है। कितना पूरा करना है? 9। क्योंकि हमें पता है कि एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9। 9। है ना, 9 की गिनती के ऊपर नहीं जा सकते हम। अभी सर ये हमने सीख लिया। दोबारा फिर आओ सर। सर ये नहीं लग रहा, पता हाँ, सर। ये नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो अब भी मैंने बताया कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है, कैसे होते हैं अब भी बताया। एक बिल्कुल। राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो हाँ अभी जी। मैंने आपको बताया कि एक नक्षत्र में मैक्सिमम कितने चरण होते हैं? 4। क्या? इसमें भी ठीक। 4 और इसमें 1। तो हमने ये जाना है इस विधि से कि एक राशि में टोटल कितने नक्षत्र के चरण रखे जा सकते हैं? 9। इससे हमने ये जान लिया, है ना। बिल्कुल। हाँ तो हम जी। ये यही काम कर रहे हैं, यहाँ पे चरण रख रहे हैं। ठीक है,
एक राशि में हमने सबसे पहले उठा के 4 चरण रख दिया, फिर 4 चरण रख दिया, देखा 8 चरण पूरे हो गए। अभी हमारे पास इस गिनती को कंप्लीट करने के लिए एक बचा है, तो हमने एक रख दिया। ठीक है, तो ये एक तो रख दिया, लेकिन ये 4 में से अभी एक रखा है, तो इसमें से 3 बचे हैं ना, बिल्कुल ठीक है ठीक है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है ठीक है फिर उसके बाद हम फुल रख दिए, 4 3 7 हो गए। ठीक है अब 9 की गिनती पूरी करने के लिए 2, अंडरस्टैंड, ठीक ये है कैरी फॉरवर्ड हो गया, अंडरस्टैंड। चलिए यस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, 4 चरण बराबर 13 डिग्री 20 मिनट होता है ना, और एक चरण बराबर 3 डिग्री 20 मिनट। तो अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इनकी डिग्री लिख रहा हूं। ये देखिए 4 चरण है, तो ये कितना आएगा, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड से लेकर कहां तक चलेगा, ये 13 13 डिग्री डिग्री 20 मिनट 20 मिनट और 0 सेकंड 0 सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये 4 नक्षत्र 4 चरण है ना, 4 ये चरण बताया एक नक्षत्र 4 चरण की रेंज क्या होती है, 13 डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट। अगला जो चालू होगा वो यहां से चालू होगा, 13 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड से। अब ये देखिए ये 4 चरण है, मतलब इसमें 13 डिग्री 20 मिनट आगे बढ़ेगा, तो 13 और 13 26 40 26 डिग्री 26 40 डिग्री, और 20 और 20 40 40 डिग्री 40 और 0 सेकेंड। फिर अगला जो नक्षत्र होगा यहां से चालू होगा चरण, 26 डिग्री 40 40 मिनट मिनट 0 सेकेंड से। अब देखो ये 30 एक चरण है, तो एक चरण कितने डिग्री का होता है, 3 3 डिग्री डिग्री 20 मिनट। डिग्री 20 तो मैं यहाँ देखो 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ रहा हूँ, तो 26 और 3 कितने हुए, 29। 40 और 20 60 60 मिनट, तो Yes. 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 एक डिग्री डिग्री। 29 और 1 कितने हो गए, 30 30 ये चीज समझ में आई, यस 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। ये कहानी समझ में आई, हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ डाउट रखेंगे तो फिर वो पूरी केपी तक डाउट ही रहेगा। कोई डाउट, नो सर क्यों, क्योंकि इन्हीं डिग्रियों से हर चीज पकड़नी है हमें। ठीक है, देखिए अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री ये देखिए 0 से शुरू हुई और कहाँ खत्म हो गई, 30 पे तो ये एक राशि मेष की चर्चा कर रहा हूं ना मैं, तो मेष राशि देखिए 0 से शुरू होकर 30 डिग्री पर खत्म हो गई, एक राशि 30 डिग्री की होती है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, ये भी कहां से शुरू होगी, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड से। कहां तक चलेगी ये, देखिए 3 नक्षत्र हैं है ना, 10 सॉरी 3 चरण है। एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, यहाँ कितने चरण रखने हैं, 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 डिग्री 10 डिग्री 9 10 डिग्री, डिग्री और 3 इंटू 20 60 मिनट। तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री एक डिग्री में, तो ये एक डिग्री यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो कितना आएगा 10 डिग्री, 10 अंडरस्टैंड। तो ये Yes, जो sir. स्पैन होगा वो कहां तक चलेगा, 10 10 डिग्री डिग्री 0 मिनट मिनट 0 0 सेकंड। सेकेंड, अंडरस्टैंड। अगला देखिए, सर ये 30 से स्टार्ट नहीं होता, 30 to 60? कहा नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना हर राशि 30 डिग्री की है, फिक्स है स्पैन, हाँ। तो उसको 0 से ही शुरू करेंगे हम। अच्छा 30 से 60 नहीं हाँ, करते वापस? नहीं नहीं 30 से 60, ठीक है। चलिए 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड से। अब देखिए यहाँ चारों चरण है, तो ये चारों चरण मतलब कितने डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट, डिग्री 20 तो इसमें आप 13 जोड़ दीजिए और इसमें 20 जोड़ दीजिए, तो 13 और 10 23 कितने हो गए, 23 23 डिग्री, और ये 20 इसमें जुड़ गया तो 20 मिनट और 0 सेकेंड, सेकंड ठीक है। लास्ट वाले में 6.4 जुड़ जाएगा मतलब? हाँ, अब ये जो अगला स्पैन होगा 23 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड से शुरू होगा, और ये देखिए 2 चरण है, एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होगा, तो 2 चरण कितने डिग्री का होगा, 6.4 6 डिग्री 40 मिनट, 40 मिनट तो यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट जोड़ दिए, तो देखिए 23 और 6 29, 40 और 20 60, 1 डिग्री 30 डिग्री। और वैसे भी आपको मालूम है ये एंड कहाँ पे होगा, 30 डिग्री ये 30 पे ही एंड होता है ना, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। फिर ये 0 से चालू होगा, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड से। देखिए 2 चरण है, तो 2 मतलब
3 6 डिग्री डिग्री 20 मिनट का 40 डबल, तो 6 डिग्री 40 मिनट 40 मिनट और 0 सेकंड। अंडरस्टैंड? अगला स्पैन यहीं से चालू होगा, 6 डिग्री 40 40 मिनट और 0 सेकंड से। अब देखिए ये 4 चरण है, तो यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट जुड़ जाएगा, तो 13 और 20 6, डिग्री 20 डिग्री 13 और 6 कितने होते हैं भाई? 19 19 और 40 और 20 60, एक बन 60 जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री 20 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। ठीक है। अगला जो होगा 20 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से शुरू होगा, तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं, कहाँ एंड होगा ये? 30 डिग्री 30 पे। फिर ये 0 से शुरू होगा, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, कहाँ तक जाएगा? देखिए एक ही चरण है ये, 3 डिग्री 3 20 डिग्री 20 3 मिनट डिग्री 20 मिनट तक ही जाएगा ये, है ना, हम्म, और 0 सेकंड तक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। सारा पोस्टमार्टम इसी पे होता है कृष्णमूर्ति में, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, यही है बस। देखो चारों चरण है, तो यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट जुड़ जाएगा, तो 13 और 3 16 डिग्री 40 16 मिनट और 20 20 40 मिनट 0 सेकंड, है ना, ये 16 लिखा है। अगला जो होगा वो 16 डिग्री 40 मिनट से 40 मिनट से शुरू 30 होगा। 30 डिग्री ये तो 30 फिक्स से ध्यान रखो, है ना, सोचने की आवश्यकता नहीं। चेक करना है तो देखो चारों चरण है, 13 जोड़ दो, यहाँ 20 जोड़ दो, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 60, तो ये जोड़ के 30 हो जाएगा, है ना। ये आपको चेक करने के लिए बताया है। चलिए ये समझ में आ गया। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आपको एकदम कंठस्थ रखना है। कंठस्थ मतलब याद नहीं करना है, सिस्टम को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपने 4 चरण लिखे हैं वो किसके हैं? किसी नक्षत्र के हैं ना। हाँ के- केतु केतु के केतु वीनस और सूर्य का हो। सन ये जो हमने नक्षत्र लिखा है ये एक्चुअल में अश्विनी नक्षत्र है। कौन सा है? Yes. अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र ये जो लिखा है हमने भरणी भरणी लिखा है, ये जो लिखा है हमने कृतिका कृतिका लिखा है। कृतिका का एक चरण, एक चरण तो ये जो अगला होगा ये भी क्या होगा? कृतिका कृतिका का होगा। कृतिका कृतिका का क्या होगा? 3 चरण 3 चरण ठीक है। थोड़ा सा अभी आप मतलब ध्यान रखें, नक्षत्र की आवश्यकता पड़ रही है, एक सेकंड। ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका। नेक्स्ट इज क्या आता है? रोहिणी। रोहिणी रोहिणी के बाद क्या आएगा? मृगशिरा मृगशिरा। अब देखिए मृगशिरा पूरा नहीं है, 2 ही चरण है, 2 चरण तो ये Yes, मृगशिरा फिर से रिपीट होगा। ठीक है, Yes, ये sir. मृगशिरा है। मृगशिरा के बाद क्या आएगा? पुनर्वसु, आर्द्रा आर्द्रा। आर्द्रा आर्द्रा आर्द्रा, आर्द्रा के पूरे चरण है। आर्द्रा के बाद Yes, क्या आएगा? पुनर्वसु पुनर्वसु पुनर्वसु। पुनर्वसु रिपीट होगा क्योंकि 3 ही चरण है, 3 ही चरण तो है यहाँ पे क्या आएगा? पुनर्वसु। पुनर्वसु के बाद क्या आएगा? पुष्य पुष्य पुष्य, फिर अश्लेषा। अश्लेषा अंडरस्टैंड? यस तो ये जो नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे लिखे जाते हैं इन्हीं के बेस पे लिखे जाते हैं। इनको लिखने का तरीका वही है जो हमारी उसका रहता क्रम, विश्व किसका मतलब रहता है? सर ये महादशाओं। हाँ बताइए। केतु मेष वीनस राशि में मतलब अश्विनी भरणी और कृतिका ये 3 नक्षत्र आते हैं। हाँ 3 नक्षत्र होंगे जिसमें से 2 अश्विनी के तो 2 पूरा और पूरा होंगे एक और है, एक का खाली एक भरणी भी रहेगा पूरा चरण। पूरा है, लेकिन कृतिका पूरी नहीं रहेगी उसमें, है ना। वो सिर्फ एक 1 ही 4 चरण है चरण, एक चरण रहेगा खाली। हाँ महादशा का क्रम पता है ना आपको? यस हाँ केतु 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 शुक्र, केतु शुक्र सूर्य चंद्र शुक्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। वेरी गुड। क्या बात केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, उसके बाद राहु मंगल के बाद राहु गुरु शनि बुध। गुरु शनि और बुध, है ना। देखिए लॉर्डशिप भी इसी क्रम में आती है। पहली लॉर्डशिप केतु की होती है, केतु मतलब अश्वनी को आप चेक करेंगे तो अश्वनी नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी केतु होता है। ठीक है, भरणी का कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र होता है केतु शुक्र, फिर आएगा सूर्य। सूर्य सूर्य देखिए ये सूर्य रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि ये कृतिका Yes, sir. नक्षत्र रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सूर्य। सूर्य सूर्य चंद्र चंद्रमा क्या आएगा? चंद्र, चंद्र फिर मंगल आएगा मंगल। मंगल अब ये मंगल रिपीट होगा रिपीट क्योंकि होगा ये मंगल मृगशिरा नक्षत्र रिपीट हो रही है। मंगल, मंगल के बाद रा- क्या आएगा? राहु राहु। राहु राहु के बाद क्या आएगा? गुरु जुपिटर गुरु। वेरी गुड। ठीक है, फिर गुरु रिपीट होगा। यस गुरु गुरु
शनि शनि बुध और बुध। शनि और ये बुध। बुध ठीक है, ये आपकी कौन सी राशि कंप्लीट हुई? 1 2 3 4। फिर जब आप जैसे सिंह राशि में जाएंगे यही क्रम चालू हो जाएगा। सिंह राशि के लिए भी यही टेबल है। ठीक है, ये कौन सी राशि है? 6 नंबर। 6 नंबर कौन सी राशि है? कन्या। कन्या। कन्या के लिए भी यही क्रम है। 7 नंबर तुला। तुला। तुला के लिए भी यही रहेगा। ठीक है, 8 नंबर वृश्चिक राशि के लिए भी यही रहेगा। यही तो आधार है पूरी केपी की मैथडोलॉजी का, केपी की मैथमेटिक्स का, या कह लीजिए केपी का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना बहुत ही आवश्यक है। इसी बेस पे आप बेसिक भी पढ़ेंगे, इसी बेस पे आप क्या पढ़ेंगे? एडवांस भी एडवांस। पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स वैसे ही